हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीवतराम हूँ। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर। डेंगू फीवर क्या है? ये एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है जो दुनिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन पाई जाती है। डेंगू फीवर एक वायरस होता है जिसका नाम डेंगू वायरस हम कहते हैं, उसकी वजह से होता है। और जो मॉस्किटो ये डेंगू फीवर करवाता है उसका नाम एडिस इजिप्टी टाइप ए है। इसकी वजह से ये डेंगू फीवर होता है। और डेंगू फीवर की जो अलामत होती हैं, फीवर, हेड एक, नोजिया, वोमिटिंग, रेशिस और पेरी ऑर्बिटल पेन, और उसके साथ जो मसल और जॉइंट पेन भी होता है। जो रेशिस होती हैं वो मैक्यूलोपेपुलर रेशिस भी हो सकती हैं और वेजिकुलेटिक रेशिस भी हो सकती हैं। तो ये जो अलामत हैं डेंगू फीवर की। तो डेंगू फीवर का जो क्लिनिकल कोर्स है वो 3 फेजेस में डिवाइड है। पहला फेज फीब्राइल फेज, दूसरा क्रिटिकल फेज और तीसरा जो फेज होता है वो रिकवरी फेज। जो फीब्राइल फेज होता है उसमें पहले बुखार होता है, हेडेक होता है, सर दर्द, पेरी ऑर्बिटल पेन होता है, मसल और जॉइंट पेन भी होता है। और उसके साथ जो रेशिस होते हैं उसमें मीजल लाइक रेशिस होती हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर भी हो सकता है, ब्लीडिंग, हमारी माइल्ड ब्लीडिंग भी होती है, और उसके साथ डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है। ये जो फीब्राइल जो फेज होता है वो 2 से 7 डेज यानी 2 से 7 दिन तक चलता है। अब हम चलते हैं क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज 1 से 2 दिन तक चल सकता है, जिसमें क्या होता है कि प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड से वो लीक होता है। जब प्लाज्मा हमारे ब्लड से जो खून से निकल जाता है उसकी वजह से सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो यानी कि कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उसे कम ब्लड मिलता है, खून कम मिलता है। खून कम मिलने की वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो उसका जो फंक्शन वो कंप्रोमाइज हो जाता है, वो कम काम करते हैं। उसकी वजह से शॉक भी हो सकता है। तो ये है क्रिटिकल फेज। और क्रिटिकल फेज में जो हमारा बोन मेरो होता है उसके स्टोमल सेल्स अफेक्ट होते हैं। जब स्टोमल सेल्स अफेक्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्लेटिलेट्स हमारे जो कम बनते हैं। प्लेटिलेट्स का जो अहम फंक्शन होता है वो हमारे ब्लड को क्लॉट करते हैं। जब हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता तो हमारी जो ब्लीडिंग होती है बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें सीवियर ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो सीवियर ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब चलते हैं हम रिकवरी फेज। रिकवरी फेज होता है वो 2 से 3 दिन तक भी चल सकता है। रिकवरी फेज में क्या होता है, जो प्लाज्मा हमारे ब्लड से निकला हो वो उस प्लाज्मा की रिजॉर्प्शन होती है ब्लड स्ट्रीम में, वो वापस हमारे ब्लड में आता है। उसकी वजह से हमें इचिंग भी हो सकती है, हमारा जो हार्ट रेट है वो स्लो हार्ट रेट हो सकता है। ये जो रिकवरी फेज होता है इसमें फ्लूइड ओवरलोड होता है, और फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हमारे जो ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ब्रेन जब अफेक्ट हो जाता है तो उसमें सीरियस झटके भी हो सकते हैं, और उस पेशेंट में जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज हो सकती है। डेंगू फीवर का जो मैकेनिज्म है वो कैसे है? जब हमें जो मच्छर होता है एडिस इजिप्टी टाइप ए मॉस्किटो हमें काटता है तो वो अपने सेलेवा के साथ डेंगू वायरस को हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करता है। वो वायरस हमारे जो ब्लड में जाता है, वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उसे अफेक्ट करता है। वाइट ब्लड सेल को जब वो अफेक्ट करता है तो वाइट ब्लड सेल्स उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में साइटोकाइन्स और इंटरफेरॉन्स बनाते हैं। जब साइटोकाइन्स और इंटरफेरॉन्स बनते हैं तो उसकी वजह से जो डेंगू फीवर की जो अलामत होती हैं वो ज़ाहिर होती हैं, जिसमें फीवर, बुखार, रेशिस, ये जो पेरी ऑर्बिटल पेन, मसल और जॉइंट पेन, ये इसकी वजह से ज़ाहिर होती हैं। जब हमारे जो स्टोमल सेल्स होते हैं, उस स्टोमल सेल्स को बोन मेरो में जो होते हैं उसको अगर अफेक्ट करता है तो प्लेटिलेट्स कम बनते हैं। प्लेटिलेट्स कम बनने की वजह से हमारी जो ब्लीडिंग जिस्म में होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये है शॉर्ट में एक मैकेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर जो मैंने अभी बताया है। अब हम चलते हैं डेंगू फीवर की जो टेस्ट डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। डेंगू फीवर को डायग्नोसिस के लिए हम उसकी निशानी, जो सिम्टम्स, जो भी पेशेंट हमें सिम्टम्स बताएगा तो उसे हम देखेंगे और उसके साथ उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उससे हमें उसका डेंगू फीवर का जो है मोस्टली पता चल जाता है। और उसके साथ जो लेबोरेटरी टेस्ट होती हैं, लेबोरेटरी टेस्ट में
हम करवाते हैं CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें लो वाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे और उसके साथ लो प्लेटलेट्स काउंट मिलेंगी। और हम करवाते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमें अमाइनो ट्रांसफरेज एलिवेटेड यानी वो बढ़े हुए मिलेंगे। अमाइनो ट्रांसफरेज AST और ALT होते हैं। और CBC में जो हम देखेंगे हेमाटोक्रिट वो इंक्रीज होगा। और दूसरी जो टेस्ट होती है हम अल्ब्यूमिन लेवल करवाते हैं। अल्ब्यूमिन लेवल में हमें अल्ब्यूमिन कम मिलेगा, जिसे हम हाइपोअल्ब्यूमिनिया कहते हैं। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें पिलुल इफ्यूजन और असाइटिस भी मिल सकती है डेंगू फीवर के जो केस में। डेंगू फीवर का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? डेंगू फीवर के लिए कोई भी ऐसी एंटीवायरल ड्रग नहीं है, लेकिन उसके लिए जो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, अगर माइल्ड या मॉडरेट डेंगू फीवर हो तो हम उसे रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं, या ओरली भी दे सकते हैं, या IV लाइन मेंटेन करके हमें उसे फ्लूइड दे सकते हैं। अगर जब वो इन्फेक्शन सीवियर इन्फेक्शन हो जाती है, डेंगू वायरस जब सीवियर डेंगू वायरस हो जाता है तो हम IV लाइन मेंटेन करके उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करवा सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देते हैं या होल ब्लड देते हैं। ये होल ब्लड या पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ये रिकमेंडेड होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, लेकिन हम जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या प्लेटलेट्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है डेंगू फीवर में। डेंगू फीवर में जो बुखार होता है उसमें हम पैरासीटामोल या पेनाडोल देते हैं, लेकिन जो एनसिड्स दूसरी एनसिड्स होती हैं जिसमें आइबुप्रोफेन या एस्प्रिन, वो डेंगू फीवर में हम नहीं देते, क्योंकि ये जो ड्रग्स एनसिड्स हैं वो ब्लीडिंग करवाते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है वो ब्लीडिंग होता है। तो इसकी वजह से ये जो ड्रग्स हैं वो इसमें अवॉइड की जाती हैं। तो हम डेंगू फीवर में जो एस्प्रिन है और आइबुप्रोफेन वो हम नहीं देते हैं। इसके साथ हम उसकी जो पेशेंट की यूरिन आउटपुट मेंटेन करते हैं, उसकी वाइटल साइंस वो भी मेंटेन करते हैं। लेकिन डेंगू फीवर में एनजी ट्यूब है वो भी अवॉइड करते हैं, और जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होती हैं वो भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।